हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं प्रोफेसर डायरी चैनल। आज की वीडियो में हम जो घटना चक्र की बहुप्रतीक्षित मैगजीन करंट अफेयर्स की आई दृष्टि मैगजीन, जिसमें 1 सितंबर सन 2023 से लेकर 30 सितंबर सन 2024 का पूरा डाटा संकलित है, उसको हम करने जा रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम राष्ट्रीय घटना सार से मीन्स राष्ट्रीय घटनाक्रम के सूक्ष्म दृष्टि, जो पहला पॉइंट है आपका इस मैगजीन का, उसको सॉल्व करेंगे। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं वो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम को। और इसमें थोड़ा सा हमने भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के जो भी पॉइंट्स थे पहले के, उसके साथ साथ में उनका जितना भी और डेटा मिला है वो सारी चीज़ें यहाँ पे संकलित कर रखी हैं। तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं देखना है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित कि महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान की है। और ये मंजूरी 23 सितंबर सन 2024 को दी है। तो ये चेंज किया है पुणे हवाई अड्डा, यानी पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर अब रख दिया गया है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है, पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया है। अब थोड़ा सा संत तुकाराम महाराज जी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये 17वीं शताब्दी के संत थे। ये बरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, और इन्होंने अवंग भक्ति गीत थे उनकी रचना की थी। और इनका जन्म देहू महाराष्ट्र में हुआ था। तो ये सारे फैक्ट्स थे संत तुकाराम महाराज जी से संबंधित, जिनके नाम पर पुणे हवाई अड्डे का नाम बदल दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि छठवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक मींस स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, ये छठा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया है। सन 2023-24 में शीर्ष 4 पर कौन रहा है? तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में शीर्ष 4 पे रहे, पहला है केरल, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे पे जम्मू कश्मीर और गुजरात है चौथे नंबर पे। मींस KTJG, केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और गुजरात, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स सन 2023-24 में ये 4 पोजीशन टॉप होल्डर्स हैं। ठीक है, और ये इंडेक्स देता कौन है? तो ये FSSAI मीन्स फसाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? मीन्स केंद्र सरकार अब किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का नाम चेंज कर रही है। तो ये हो रहा है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो अभी राजधानी थी वो थी पोर्ट ब्लेयर। अब उसका नाम बदलकर अ, श्री विजयपुरम किया जा रहा है। मीन्स पोर्ट ब्लेयर के स्थान पर अब श्री विजयपुरम कहा जाएगा। अब इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स और जान लेते हैं। तो इससे पहले जूम करते हैं हम। और ये आपका अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में एक अंडमान आइलैंड्स हैं, दूसरे आपके निकोबार आइलैंड्स हैं। और अंडमान निकोबार के भी आपके 4 पार्ट्स हैं, जैसे पहला है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है, अब कुछ कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं नॉर्थ अंडमान से संबंधित। तो नॉर्थ अंडमान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक स्थित है। और यहीं पर नारकोंडम ज्वालामुखी है जो एक्सटिंक्ट है, मीन्स जो पहले से खत्म हो चुका है। मीन्स एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है नारकोंडम वॉल्केनो, नॉर्थ अंडमान पे लोकेटेड है। मिडिल अंडमान की बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बैरन आइलैंड्स यहीं पे सिचुएटेड है, जो एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, एक्टिव वॉल्केनो बैरन आइलैंड मिडिल अंडमान पे स्थित है। साउथ अंडमान की बात करें तो यहाँ पे कैपिटल थी नॉर्थ अंडमान निकोबार की। अब इसी पोर्ट ब्लेयर का जो नाम है वो बदल के श्री विजयपुरम किया जा रहा है। मीन्स श्री विजयपुरम कहाँ पर स्थित है? तो ये साउथ अंडमान में स्थित है। चौथा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे डंकन पैसेज। डंकन पैसेज आपका साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो पानी का चैनल है उसको हम डंकन पैसेज बोलते हैं। अब ये आपके 4 पोर्शन हो गए नॉर्थ अंडमान के, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। इसके बाद आते हैं आपके 3 निकोबार। अब कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। अब अंडमान और निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री लेटीट्यूड से यहाँ पे, तो 10 डिग्री चैनल। अब ग्रेट निकोबार के सबसे सदर्न पॉइंट को हम देखेंगे तो इंदिरा पॉइंट। ओके, तो ये सारे फैक्ट्स है आपके अंडमान निकोबार से संबंधित। थोड़े से कुछ फैक्ट्स और जान लेते हैं। तो यहाँ पे अंडमान निकोबार में जो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जो इसको शासन कर रहे हैं राष्ट्रपति के अधीन, तो वो हैं एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी, DK जोशी। ठीक है, और कुछ और आइलैंड्स के नाम बदले गए थे, जैसे रॉस आइलैंड्स, जिससे पहले बोला जाता था रॉस आइलैंड, आज उसे बोला जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड।
रॉस आइलैंड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया था। नील आइलैंड को बदल के शहीद द्वीप रखा गया था। और हैवलॉक आइलैंड को आज स्वराज द्वीप कहा जाता है। हैवलॉक आइलैंड स्वराज द्वीप, नील आइलैंड शहीद द्वीप, रॉस आइलैंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, और अभी जो नाम बदला गया है वो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन मीन सेकेंड बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव ये कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुई है, सेकेंड बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव। और इसके जो गेस्ट ऑफ ऑनर बनाए गए थे वो श्री बाईचिंग भूटिया, एक फुटबॉलर बनाए गए थे। ठीक है। और ये 11 सितंबर में हुई थी। यहाँ पर इसे मतलब किसने आयोजित किया था? तो वो था इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस मीन्स IVC। ठीक है। और इसके साथ एक और इंस्टीट्यूट था आपका विवेकानंद इंस्टीट्यूशन ऑफ फाउंडेशन VIF। इन दोनों ने मिलकर आपका बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव को आयोजित किया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन जगदीप धनखड़ मीन्स उपराष्ट्रपति जी ने किया है, और ये 7 सितंबर को किया है। और ये पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल हो जाएगा जो गोरखपुर में स्थित होगा। ठीक है। यानी गोरखपुर में पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है जगदीप धनखड़ ने, और ये पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल, यानी एक स्कीम का नाम है जल संचय जन भागीदारी पहल, जिसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुरुआत की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये कहाँ पे की है? तो ये की है आपका सूरत, गुजरात में। कब की है? तो 6 सितंबर सन 2024 को की है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी हुई है? तो ये जल शक्ति अभियान कैच द रेन से जुड़ी हुई है। तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन से जुड़ा है जल संचय जन भागीदारी पहल, जिसकी शुरुआत की गई है सूरत, गुजरात से। अब थोड़ा सा इसके बारे में और चीजें जान लेते हैं। तो इंडिया में नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये सन 2008 में इसकी मीटिंग हुई। यहाँ पर 8 नेशनल मिशन बनाए गए मीन्स NAPC NAPCC मीन्स नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की एक मीटिंग हुई थी जिसमें 8 नेशनल मिशन बनाए गए। और इसी में से एक नेशनल मिशन आया था हमारा नेशनल वाटर मिशन NWM, और ये स्टार्ट हुआ था सन 2011 से। इसी NWM के अंतर्गत मीन्स नेशनल वाटर मिशन के अंतर्गत जल शक्ति अभियान कैंपेन की शुरुआत हुई। मीन्स ZSA की शुरुआत होती है सन 2019 में। जल शक्ति अभियान की शुरुआत सन 2019 में हुई, और इसी अभियान के अंतर्गत एक प्लेज लिया गया कैच द रेन। ठीक है। एक नई कैंपेन स्टार्ट की गई कैच द रेन, और ये सन 2020 से स्टार्ट की है कैच द रेन। और इसी कैच द रेन के अंतर्गत जल संचय जन भागीदारी स्कीम स्टार्ट की जा रही है 6 सितंबर सन 2020 को सूरत से। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं इस पॉइंट से संबंधित। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा उदगीर, लातूर। और ये आपका कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये महाराष्ट्र में, मीन्स महाराष्ट्र के लातूर जिले में, और जगह का नाम है उदगीर। वहाँ पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय, वैदिक 3D म्यूजियम बनाने की मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में वैदिक 3D संग्रहालय बनने जा रहा है। नेक्स्ट है अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा, यानी ये जो वैदिक 3D संग्रहालय है किसको समर्पित रहेगा? तो ये भारतीय ज्योतिष को समर्पित रहेगा, खगोल विज्ञान को, और वैदिक साहित्य को। इन तीन चीजों पे फोकस करेगा वैदिक 3D संग्रहालय जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में बनने जा रहा है। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की है? तो प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की है? भारतीय थल सेना ने की है। अब ये किस चीज से संबंधित है? तो प्रोजेक्ट नमन किसको सहायता एवं सेवाएं प्रदान करेगा? तो प्रोजेक्ट नमन के अंतर्गत सुरक्षा पेंशन भोगियों
भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को सहायता और सेवाएं प्रदान करेगा। यानी प्रोजेक्ट नमन किससे संबंधित है? तो रक्षा पेंशन भोगियों से संबंधित है, भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित है और भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों से संबंधित है। ठीक है, उन इन सभी लोगों को सहायता और सेवाएं प्रदान करेगा प्रोजेक्ट नमन। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है, यानी किस प्रणाली से संबंधित है? तो ये दो प्रणालियां हैं, एक स्पर्श है, दूसरा है डिजिटल पेंशन प्रणाली। जो स्पर्श है इसका फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड रक्षा। यानी प्रोजेक्ट नमन दो प्रणालियों, दो सिस्टम पे आधारित है, एक है स्पर्श सिस्टम, दूसरा है डिजिटल पेंशन प्रणाली। और जो स्पर्श सिस्टम है उसका फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? मींस जो डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, इन सबसे संबंधित कौन सी नीति पारित की गई है अगस्त सन 2024 में? तो इसका नाम है उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति सन 2024। अब इसके अंतर्गत क्या होगा? तो यूपी गवर्नमेंट की जितनी भी योजना है, इसका एक पॉइंट है कि यूपी गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं अभी तक, उनका प्रचार प्रसार करने वाले सोशल मीडिया पर्सन को लगभग 8 लाख रुपए पर मंथ की वित्तीय सहायता दी जा सकती है। ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति अगर सोशल मीडिया के थ्रू अपने फॉलोअर्स, जिसके अधिक फॉलोअर्स होंगे, जिसका कंटेंट ज़्यादा देखा जा रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ वित्तीय सहायता प्रोवाइड करेगी और मैक्सिमम ये 8 लाख पर मंथ हो सकती है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन बना है? तो अभी उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने हैं श्री राजेश वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन राजगीर नालंदा में किया गया है, राजगीर नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की गई है? अभी तक क्या था कि लद्दाख में 2 जिले थे, एक लेह, दूसरा कारगिल। अभी 5 जिलों के नाम घोषित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने 5 जिले और बना दिए हैं लद्दाख में, और ये जो जिले हैं वो है जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। ठीक है, अब लद्दाख के बारे में कुछ और जान लेते हैं चीज़ें। तो अगर हम लद्दाख के बारे में बात करें तो ये कुछ मैप रहेगा लद्दाख का। ठीक है, ये पूरा जम्मू कश्मीर का मैप है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये है आपका नुब्रा वैली, मीन्स नुब्रा एक जिला बनाया जा रहा है, कारगिल जिला बनाया जा रहा है, द्रास बनाया जा रहा है, शाम, लेह, जास्कर एंड चांगथांग। अब टोटल मिला के आपके 7 जिले लद्दाख में स्थित हो जाएंगे, मीन्स लद्दाख में 7 जिले हो जाएंगे। और लद्दाख में जो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जो इस पे शासन कर रहे हैं वो हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा। और लद्दाख ये जो बना है वो है 31 अक्टूबर सन 2019 को लद्दाख एक नई यूनियन टेरिटरी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया है? यानी BHU के साथ किस अकेडमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर है नेपाल अकादमी ने। ठीक है, नेक्स्ट है PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 यानी PMAYU 2.0 को 9 अगस्त सन 2024 को मंजूरी प्रदान की है। 9 अगस्त सन 2024 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 स्टार्ट कर दी गई है। अब ये किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुई, यानी जो पहली फेज थी वो कब शुरू हुई थी? तो जून सन 2015 में पहला फेज स्टार्ट हुआ था, और अभी 9 अगस्त सन 2024 को ये दूसरा फेज स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें जो शहरी गरीब लोग हैं उनको आपका आवास दिया जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया है? तो डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है सुश्री रेखा शर्मा ने, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अभी अध्यक्ष हैं। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना। यानी डिजिटल शक्ति केंद्र किससे संबंधित रहेगा? तो डिजिटल शक्ति केंद्र का जो मेन उद्देश्य है वो रहेगा कि महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना। अब कुछ चीज़ें हम नेशनल जो वुमेन कमीशन है उससे संबंधित जान लेते हैं।
तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट, यानी एक जो अधिनियम सबसे पहले आया था वो 1990 में आया था। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 में आया था, और इसी एक्ट के अंतर्गत नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बनाया गया था 1992 में। यानी पहला कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग, सबसे पहली बार 1992 में बनाया गया था। और इसकी जो चेयरपर्सन, यानी इसमें कौन कौन लोग होते हैं, तो इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, 5 मेंबर होते हैं, और एक मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। और जो चेयरपर्सन होते हैं वो 3 साल के लिए आपके अपॉइंट किए जाते हैं। और अगर हम बात करें तो चेयरपर्सन, पहली जो चेयरपर्सन थी वो श्रीमती जयंती पटनायक थी। और अभी 8वीं चेयरपर्सन है रेखा शर्मा। ये सन 2018 से थी, अब इनका ड्यूरेशन एक बार बढ़ा चुके हैं, ठीक है। यानी 21 में रिटायर्ड होने वाली थी, बट इनका फिर से जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य बना है आपका नागालैंड। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप प्रस्तुत किए गए हैं, मीन्स 4 एप्लीकेशन कौन कौन से डेवलप किए गए हैं ताकि जो नए आपराधिक कानून बने हैं उनको सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जाए। तो इसके लिए 4 ऐप आपके शुरू किए गए हैं। वो हैं, आपका पहला ऐप है ई साक्ष्य, दूसरा ऐप है न्याय सेतु, तीसरा है न्याय श्रुति, और चौथा है ई समन। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। यानी गोरखपुर से पश्चिम बंगाल तक कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, तो इस एक्सप्रेसवे का नाम है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। गोरखपुर ये पॉइंट रहेगा आपका उत्तर प्रदेश में, यही फिर नेपाल के बॉर्डर से लगता हुआ ये पश्चिम बंगाल में जाएगा, और वहाँ पे सिलीगुड़ी में जाके लास्ट होगा। और ये टोटल मिला के 519 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है। और ये जो एक्सप्रेसवे है ये भारतमाला परियोजना का ही एक पार्ट है, और इंडिया नेपाल बॉर्डर के पैरेलली डेवलप किया जाएगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा, तो ये यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन 3 राज्यों से होकर गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे गुजरेगा। नेक्स्ट है कि भारत की पहली भूतापी जियोथर्मल एनर्जी प्लांट ये कहाँ पे लगाया जा रहा है। मैं भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये भारत की पहली भूतापी परियोजना है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो पूगा घाटी लद्दाख है, ठीक है। लद्दाख की पूगा घाटी में भारत की पहली जियोथर्मल पावर प्लांट लगाई जा रही है, और ये कौन डेवलप कर रहा है, तो ओएनजीसी डेवलप कर रही है। नेक्स्ट है कि केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा, मीन्स इसरो द्वारा, सन 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है। तो इसरो भारत का भूस्खलन एटलस बनाता है, जो आपका लैंडस्लाइड एटलस बनाता है। उसमें बायनाड जो जिला है केरल का, उसको 13वीं रैंक दी गई है, जबकि रुद्रप्रयाग को पहली रैंक दी गई है, ठीक है। यानी रुद्रप्रयाग को लैंडस्लाइड एटलस में पहली रैंक दी है इसरो ने, और दूसरे नंबर पे है टेहरी गढ़वाल, तीसरे नंबर पे राजौरी, त्रिशूर आपका चौथे नंबर पे है, और बायनाइड आपका 13वें नंबर पे है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन सन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था। तो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन सन 2024 ये भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। इसका मुख्य विषय क्या था, तो इसका मुख्य विषय था अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। नेक्स्ट आपका फैक्ट है कि राष्ट्रपति भवन की दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है। तो दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप किया गया है, और अशोक हॉल को अब अशोक मंडप बोला जाएगा, ठीक है। यानी हॉल की जगह शब्द जो ऐड हुआ है वो मंडप ऐड हुआ है। दरबार को हमने गणतंत्र से चेंज कर दिया है, मीन्स दरबार हॉल अब गणतंत्र मंडप कहा जाएगा, और अशोक हॉल अब अशोक मंडप कहा जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है, और ये कम्युनिटी स्टेशन कौन सा हुआ था, तो ये 500वां था, ठीक है। भारत का 500वां कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहाँ पे लगाया गया है, तो आइजोल मिजोरम में लगाया गया है। मिजोरम की कैपिटल आइजोल में 500वां कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लगाया गया है। अगर ये 500वां है तो पहला कौन सा था, तो पहला था
फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आपका लगाया गया था अन्ना एफएम रेडियो। ठीक है, अन्ना एफएम रेडियो सन 2004 में लगाया गया था और ये है आपका अन्ना यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में। अब फादर ऑफ कम्युनिटी रेडियो किसे कहा जाता है, तो जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुरुआत किसने की थी, तो वो थे डॉक्टर श्रीधर राममूर्ति। डॉक्टर श्रीधर राममूर्ति को फादर ऑफ कम्युनिटी रेडियो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकुनला सुरंग। इस सुरंग का नाम है सिकुनला सुरंग। सिकुनला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया था, तो ये सुरंग आपकी बन रही है लद्दाख में। ठीक है, कितने फीट ऊंचाई रहेगी इसकी, तो लगभग 15,800 फीट ऊंचाई पर यह सिकुनला सुरंग डेवलप की जा रही है। इस सुरंग की लंबाई कितनी होगी, ये तो ऊंचाई थी 15,800 फीट, लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई रहेगी 4.1 किलोमीटर, 4.1 किलोमीटर। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ये जो सुरंग है वे विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बन जाएगी। ठीक है, सिकुनला सुरंग विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बन जाएगी जो 15,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान सन 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है, तो वृक्षारोपण जन अभियान सन 2024 के तहत जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कौन सी योजना शुरुआत की है, तो मित्र वन घोषणा की है, मित्र वन घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का पहला चैडविक हाउस, भारत का पहला चैडविक हाउस जिससे क्या कहा जाता है, नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय। ठीक है, नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका उद्घाटन किया गया है शिमला हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कि संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है, जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। तो लोकसभा सचिवालय द्वारा संसद भवन परिसर में कहाँ पे विकास किया गया है, जहां पर भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं हैं, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा प्रेरणा स्थल। ठीक है, उस जगह को क्या बोला जा रहा है, प्रेरणा स्थल। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम सन 2023, डाकघर अधिनियम सन 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया है, तो डाकघर अधिनियम सन 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया, 18 जून सन 2024 से। ठीक है, डाकघर अधिनियम सबसे पहले आया था 1898 से, वही अभी तक क्रियान्वित है भारत में। अभी इसको चेंज कर दिया गया, तो अभी ये हो गया डाकघर अधिनियम सन 2023 और इसको लागू कर दिया 18 जून सन 2024 से। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नाम क्या बदल दिया गया है। अब जो पुनर्नामकरण कर दिया गया है तो इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसको उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद को अब बोला जाएगा गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद, गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। नेक्स्ट है कि 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया है, तो 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर आपके भर्तृहरि मेहताब जी को बनाया गया है, भर्तृहरि मेहताब जी को बनाया गया है, जो कटक सीट से मीन्स कटक उड़ीसा में जगह है, उस वहां से आपके 7 बार सांसद रहे हैं। तो भर्तृहरि मेहताब जी को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, जिसे उल्लास NILP कहा जा रहा है, इसके तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है, यानी किस केंद्र शासित प्रदेश ने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल कर लिया, तो इसका आंसर रहेगा लद्दाख। ठीक है, अब ये उल्लास NILP ये किसकी योजना है, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव है वाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये शिक्षा मंत्रालय की एक स्कीम है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ये 5 साल के लिए लागू होगी, सन 22-23 से लेकर 26-27 तक रहेगा। और ये किसको एम्पावर करेगा, तो ये एम्पावर करेगा एडल्ट्स को जो 15 साल या 15 साल से बड़े हैं। ठीक है, तो उसी के आधार पर पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है लद्दाख ने। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो कुंभीगाम लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, कुंभीगाम लखीमपुर खीरी में आपका बायोप्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट है कि विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया जा रहा है, तो विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर आपका पाली राजस्थान में बनाया जा रहा है। ये नागर स्टाइल में रहेगा, लॉर्ड महादेव का मंदिर है और 108 इसमें कमरे रहेंगे, 2000 खंबे रहेंगे।
ठीक है, 2000 पिलर से स्थापित किया जाएगा ओम आकार का मंदिर पाली राजस्थान में। नेक्स्ट है कि वर्ष सन 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। सन 2024 में कौन सा सत्याग्रह था जिसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बाइकोम सत्याग्रह। अब ये नॉन वायलेंट एजिटेशन था त्रावणकोर केरला में, यानी बाइकोम सत्याग्रह कहाँ पे था, तो त्रावणकोर एक राज्य था केरल के अंतर्गत, ठीक है, वहां पर आपका बाइकोम सत्याग्रह चलाया गया था। और ये स्टार्ट हुआ था 30 मार्च 1924 से और ख़त्म हुआ था 23 नवंबर 1925 तक, यानी 24 से 25 के बीच में बाइकोम सत्याग्रह हुआ था, जैसे आज 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। एक्चुअली ये किससे संबंधित था, तो ये अगेंस्ट था अनटचेबिलिटी के, और दूसरा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ में था। टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाया गया था, ये लगभग इसे पहला टेम्पल एंट्री मूवमेंट कहा जाता है। और किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, मींस इसमें कौन मेन लीडर थे, तो केपी केशव मेनन, के कलप्पन और टी के माधवन, ये लोग इससे संबंधित हैं। बाद में जो यहाँ की महारानी थी, महारानी रीजेंट, उससे जाके महात्मा गांधी जी भी मिले थे, और उसके बाद ये सत्याग्रह खत्म हो गया था 1925 में। नेक्स्ट है कि 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं, यानी इस बार 543 सीटों पर कितनी महिलाएं चुनी गई हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है 74 महिलाएं। और अगर ये परसेंटेज की फॉर्म में देखा जाए तो लगभग 13.63% महिलाएं इस बार लोकसभा में चुनी गई हैं। पिछली बार की तुलना में, यानी जो 17वीं लोकसभा थी उसमें टोटल मिला के 78 महिलाएं थी, मीन्स उससे हम 4 कम हो गए हैं। इस बार 74 महिलाएं, पहले 78 महिलाएं थी। अब अगर हम मिनिस्टर्स की बात करें कि यानी कितने मंत्री बनाए गए हैं 543 में से, तो 71 मंत्री बनाए गए हैं। 71 मंत्रियों में से 7 महिलाएं हैं, ठीक है। टोटल महिला सांसद 71 हैं, उसमें से 7 महिला सांसद मंत्री भी हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो मंत्री हैं उसमें से 27 ओबीसी के मंत्री हैं, 10 एससी के मंत्री हैं, 5 एसटी के, और मुस्लिम मंत्री कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स थे 18वीं लोकसभा से संबंधित। नेक्स्ट है कि बरेठी, ये बरेली नहीं है, बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना जो 630 मेगावाट की रहेगी, ये कहाँ पर बनाई जा रही है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा छतरपुर मध्य प्रदेश में। छतरपुर मध्य प्रदेश में बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना 630 मेगावाट की डेवलप की जा रही है। और ये कौन डेवलप कर रहा है, तो एनटीपीसी आरईएल डेवलप कर रही है, एनटीपीसी आरईएल। नेक्स्ट है कि भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है, यानी भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ पर लगाई जा रही है, तो ये जम्मू कश्मीर में लगाई जा रही है। बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री है, ये आपकी जम्मू कश्मीर में लगाई जा रही है। और ये कौन ऑपरेट करेगा, तो गुड एनफ एनर्जी, एक कंपनी है गुड एनफ एनर्जी, ये ऑपरेट करेगी बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री को। और ये इसकी जो कैपेसिटी रहेगी वो 7 गीगावाट पर आवर की रहेगी, यानी 1 घंटे में 7 गीगावाट एनर्जी डेवलप करेगी। अभी लॉन्च के समय, यानी जब लॉन्चिंग अभी हो रही है सन 2024 में, लगभग ऐसा होगा। और यही बढ़कर 20 गीगावाट पर आवर हो जाएगा सन 2027 तक, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि इससे हम जो कार्बन एमिशन है उसको कम करेंगे 5 मिलियन टन पर ईयर, ठीक है। 5 मिलियन टन पर ईयर कार्बन एमिशंस को हम कम करेंगे, ये इसका गोल है। नेक्स्ट है कि किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 त्रिनेत्र ऐप 2.0 किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है, तो ये उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लॉन्च किया है त्रिनेत्र ऐप 2.0। ये किससे संबंधित रहेगा, तो ये क्राइम प्रिवेंशन से संबंधित रहेगा और इन्वेस्टिगेशन से संबंधित रहेगा, ठीक है। क्राइम प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन से संबंध रखेगा। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा कहाँ पे डेवलप की जा रही है, तो ये आपकी कोलकाता पश्चिम बंगाल में डेवलप की जा रही है, भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो 5 करोड़ यानी सर्वाधिक जो आयुष्मान कार्ड जारी कर रहा है वो उत्तर प्रदेश कर रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है, यानी 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड उत्तर प्रदेश ने जारी किए हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है कि रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया है। तो ये योजना का नाम है अदिति योजना। ठीक है, ये किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर, जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी ने, उन्होंने लॉन्च किया अदिति योजना। अदिति की फुल फॉर्म क्या होती है? तो अदिति की फुल फॉर्म है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। ठीक है, इसमें 17 चैलेंजेस लॉन्च किए गए हैं, जिसमें 5 इंडियन नेवी के लिए, 5 इंडियन एयरफोर्स के लिए, 3 इंडियन आर्मी के लिए, 4 डिफेंस स्पेस एजेंसी से इस स्पेस के लिए। नेक्स्ट है, पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये पटना में किया गया है, गंगा नदी के किनारे पे, और ये बिहार में। ठीक है, गंगा नदी, पटना, बिहार में आपका पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति सन 2024 को मंजूरी दे दी है? तो किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति सन 2024 की मंजूरी दी है? तो करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो ग्रीन हाइड्रोजन नीति है, उसके 1-2 पॉइंट ये हैं कि यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाएगा 1 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का पर ईयर। ठीक है, यानी हर साल हम 1 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे। और कब तक? ये सन 2028 तक। ठीक है, सन 2028 तक ये हम ऐसा कर लेंगे। और 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू कंडक्ट रिसर्च। ठीक है, रिसर्च कराने के लिए 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। नेक्स्ट है कि 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन, 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन सन 2024, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो मुंबई में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में नया एम्स बना रहे हैं? तो रायबरेली में। और कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 2 एम्स हो गए हैं। पहला एम्स गोरखपुर में बना था, अभी रायबरेली में बनने जा रहा है। और ये कब बनने जा रहा है? 25 फरवरी सन 2024 को। अगला है कि विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी आपकी जंतर मंतर उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। ये जो पीडीएफ है, मैं एज इट इज़ ये पीडीएफ के फॉर्म में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप जाके इनको रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु, जो देश का सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर किया है? तो सुदर्शन सेतु कहाँ पे बनने जा रहा है? गुजरात में बनने जा रहा है। ठीक है, और इसी सेतु को ओखा बेत द्वारका सिग्नेचर ब्रिज कहा जाता है। यानी एक पॉइंट, ये एक्चुअली सी लिंक है। ठीक है, समुद्र के ऊपर है ये। एक तरफ ओखा है, दूसरी तरफ द्वारका का जो द्वीप है बेट, वो है। तो इन दोनों के बीच में है आपका 4772 मीटर का ब्रिज है, जिसे कहा जा रहा है सुदर्शन सेतु, और ये केबल आधारित पुल है। ठीक है, अगला है कि 9वां रायसीना डायलॉग सन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो 9वां रायसीना डायलॉग सन 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। यानी 4 चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है इसमें: संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। इन चारों को मिला के चतुरंग का बोला जा रहा है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की थी? तो एक राष्ट्र एक छात्र आईडी एक पहल शुरू की है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, और इस पहल का नाम है अपार। ठीक है, क्या नाम है? अपार। अपार की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अगला है कि देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया आपका संबलपुर उड़ीसा में। भारत का पहला कौशल भारत केंद्र संबलपुर उड़ीसा में लगने जा रहा है। अगला है कि स्टेम, STEM, स्टेम, स्टेम का फुल फॉर्म होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिकल। ठीक है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इस पोर्टल का नाम है स्वाति, और ये कब लॉन्च किया गया? 11 फरवरी सन 2024 को। ठीक है, अब स्वाति की फुल फॉर्म देख ले रहे हैं। तो स्वाति जो पोर्टल है, इसका फुल फॉर्म होता है साइंस फॉर वुमेन, साइंस फॉर वुमेन
अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, साइंस फॉर वुमेन अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये पोर्टल लॉन्च किया गया है स्टेम में अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं की भागीदारी के लिए। और ये कौन डेवलप किया है? तो डेवलप्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, ये नई दिल्ली में है। तो वहाँ पे स्वाति पोर्टल स्थापित लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट है कि लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, मीन्स नया लोकपाल कौन बनाया गया लोकपाल का अध्यक्ष? तो इसका इनका फुल फॉर्म पूरा नाम है अजय माणिक राव खानविलकर, अजय माणिक राव खानविलकर। पहले लोकपाल कौन बने थे? तो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष बने थे। लोकपाल को पीपुल्स फ्रेंड कहा जाता है, पीपुल्स फ्रेंड कहा जाता है। ये जो लोकपाल शब्द है ये दिया था एल.एम. सिंघवी ने अपनी रिपोर्ट 1963 में। एल.एम. सिंघवी ने लोकपाल शब्द कॉइन किया था। और लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ये सन 2013 में आया था। ठीक है, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट सन 2013 में आया था। और लोकपाल के लिए ये है कि उम्र जो होनी चाहिए, उनकी जो उम्र होनी चाहिए वो 45 साल से अधिक होनी चाहिए। लोकपाल आपके केंद्र सरकार से संबंधित है, मीन्स केंद्र पर लोकपाल रहेंगे और लोकायुक्त राज्यों पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है। ये कल्की धाम मंदिर कहाँ पे बनेगा? तो ये कल्की धाम मंदिर संभल जिले में बनेगा, संभल जिला मुरादाबाद में। ठीक है, संभल जिला है आपका मुरादाबाद के पास, वहाँ पर आपका कल्की धाम मंदिर बनने जा रहा है। और ये जो अगला अवतरित यानी विष्णु भगवान के जो नया अवतार होने वाला है श्री कल्की भगवान, तो उनसे संबंधित ये मंदिर है। ठीक है, किसे नेक्स्ट है कि किसे असम का राज्य फल घोषित किया गया है? तो असम का जो राज्य फल रहेगा वो है काजी नेमू, काजी नेमू, सिट्रस लेमन। ठीक है, अगला है 75वें गणतंत्र दिवस के दो विषय क्या थे? तो 75वां जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसके एक विषय था आपका विकसित भारत, दूसरा था भारत लोकतंत्र की मातृका। तो दो दो ट्विन थीम्स थे, पहली थीम थी विकसित भारत, दूसरा था भारत लोकतंत्र की मातृका। इस समय यानी 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में कौन आया था? तो मुख्य अतिथि में थे इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति। अगला है 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी माना गया था? तो उड़ीसा की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी माना गया था। और उड़ीसा की जो झांकी थी वो किस थीम पर आधारित थी? तो ये विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण की थीम पर आधारित थी। यानी उड़ीसा की झांकी जिसे पहला नंबर मिला था, पहली रैंक मिली थी, वो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण की थीम पर आधारित झांकी थी। नेक्स्ट है कि राज्य स्टार्टअप रैंकिंग सन 2022, या हम बोल सकते हैं कि स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग्स 2022, इसमें 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों यानी जिसे हम ए स्टेट्स बोल रहे हैं, उसमें बेस्ट परफॉर्मर पे कौन कौन आए हैं? तो बेस्ट परफॉर्मर में आए हैं आपका गुजरात, कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु। गुजरात, कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु, दे आर बेस्ट परफॉर्मर। ठीक है, दे आर बेस्ट परफॉर्मर किस चीज़ में? स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग में, स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग में। अब इसी श्रेणी ए का मतलब वो राज्य जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है। अब इसी श्रेणी में परफॉर्मर तो हो गए आपके गुजरात, कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु। जबकि लीडर्स की सूची में कौन आए? तो लीडर में आए आपके आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि लीडर में उत्तर प्रदेश भी है। ठीक है, लीडर्स में उत्तर प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ लीडर्स की सूची में आपका आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश एवं उत्तराखंड भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा इस वीडियो का। यहाँ पे राष्ट्रीय घटनाक्रम खत्म हो रहा है, इसके बाद आपका अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम स्टार्ट होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है कि वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया है? तो इस सम्मेलन का आयोजन 10 से 12 जनवरी सन 2024 को गांधीनगर गुजरात में किया गया था, गांधीनगर गुजरात में किया गया था। ठीक है, और ये कौन सा संस्करण था? ये तो 10वां संस्करण था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक संख्या में दोस्तों तक शेयर करिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।